हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। मैं आशा करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कल कि इस चैप्टर के समाप्त होने से पहले मैं कुछ सवाल रिवाइज करवाऊंगी, लेकिन इस चैप्टर को समाप्त होने देते हैं आज। कल से इस सवाल का कुछ रिवाइज चलेगा, यानी 1.1 और 1.2 का कल कुछ सवाल रिवाइज में जाएगा आपका, और कुछ ऐसे सवाल मैं आपके सामने दे दूंगी जो सवाल पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस होंगे। आइए आज का सवाल देखते हैं, इस टॉपिक को पहले खत्म करते हैं। आज का सवाल क्या है? तो आज का सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n, यहाँ पे गौर कीजिएगा, संख्या 6n शून्य यानी 0 पर समाप्त होती है। कह रहा है कि कोई भी जो प्राकृतिक संख्या है, अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या n होगी, क्योंकि नेचुरल नंबर होता है इसलिए उसे हम n से सूचित करते हैं, तो कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर n है तो क्या वो n जो है 6n, अगर उसमें 6 लगा दिया जाए तो क्या वो 6n जो है वह शून्य पर समाप्त होगी। तो सबसे पहले हम ये जान ले कि कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होने वाली होगी, कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होने वाली होगी तो उसका गुणनखंड के लास्ट में 2 और 5 जरूर होगा। मतलब इसका क्या होगा? 10 यानी 10 होना चाहिए, 20 होना चाहिए उसका गुणनखंड, 30 होना चाहिए, 400 दे सकते हैं, 100 दे सकते हैं, मतलब शून्य आना चाहिए उसके अंत में। समाप्त होने के लिए संख्या क्या होगी? शून्य आएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्या ये 6n शून्य पर समाप्त होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहले हम यह देख लें कि 6n क्या है। तो 6n एक अभाज्य संख्या, 6n कैसी संख्या है? तो 6n क्या हो जाएगा, पहले हम लिख लेंगे हल। हम यहाँ लिखेंगे 6n एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कैसी संख्या होगी? 6n। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि 6n क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 6n अभाज्य संख्या, तो इसका गुणनखंड क्या होगा? 6n का हम गुणनखंड क्या निकाल सकते हैं? तो 2 गुने 3n, मतलब 3 दूनी 6n। ये हमारा क्या निकलेगा? अभाज्य गुणनखंड, यानी 6 का गुणनखंड निकलेगा। किसका? तो 6 का गुणनखंड जो है हमारे पास ये होगा। लेकिन बात यहाँ क्या आ रही है कि 6n क्या शून्य पर समाप्त होगा? तो उम्मीद नहीं है कि 6n शून्य पर समाप्त होगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ क्या लिखेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा कि जब कोई प्राकृतिक संख्या, क्या लिखेंगे यहाँ? जब कोई प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, उसके गुणनखंड क्या होंगे? तो उसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? तो 2 गुने 5n। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि लास्ट में क्या आना चाहिए? तो 0 आना चाहिए। तो जो भी संख्या क्या होगी? शून्य पर समाप्त होगी। शून्य पर समाप्त होने वाली किसी भी संख्या का जो है गुणनखंड क्या होगा? तो 2 गुने n। हम दे सकते हैं ना, 2 गुने 5 दे सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 दे सकते हैं। 2 गुने 5 बराबर 10, यहाँ हम दे सकते हैं। 2 गुने 2 5 दूनी 10, और सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। मतलब इसका लास्ट संख्या क्या आ रहा है? यहाँ देख लें, यहाँ देख लीजिए लास्ट संख्या क्या आ रहा है? 2 गुने 5 यानी 2 गुने 5। 2 गुने 5 उसका लास्ट संख्या होगा, जो संख्या किससे कटेगी? 0 से, मतलब 0 पर समाप्त होगी। तो यहाँ पर हमारा ऐसा कुछ नहीं आया। यहाँ पर क्या है? तो 2 गुने 3 आ रहा है, तो मतलब ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्या होगी? ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम इसमें लिख सकते हैं क्या है? तो हम इसका यहाँ पे लिखा जा सकता है कि 2n गुने 5 होती है। क्या होती है? इसके गुणनखंड 2 गुने 5n होती है। क्या होगा? 2 गुने 5n होती है। अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। मतलब 6n किस पर समाप्त नहीं होगी? तो 6n शून्य पर यानी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये हमारा क्या रहा? तो ये हमारा सवाल है। ये कौन सा सवाल हो जाएगा? तो ये सवाल हमारा हो गया सवाल नंबर 5। और किसका 5 है सवाल? तो ये सवाल नंबर 5 किसका है? तो ये सवाल नंबर 5 हो जाएगा किसका? तो 1.2 का सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 हमारा क्लियर हो गया है। आप इसे चाहे तो एक बार और समझ ले, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें बात क्या है तो उसको मैं एक नॉर्मल तरीके से आपको समझा देती हूँ।
इसमें बात क्या है, तो बात हो रही है n यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होगी, तो प्राकृत संख्या जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं इन्हीं सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो 1 2 3 4 जो भी आ रहा है वो प्राकृत संख्या है। अब इन प्राकृतिक संख्या की बात करें कि क्या ये प्राकृतिक संख्या जो है 6n एक प्राकृतिक संख्या और क्या ये जो है वो 0 पर, शून्य पर समाप्त होगी। तो अब हमें देखना है कि क्या 0 पर समाप्त हो रही है। तो इसका पहले हम गुणनखंड निकालेंगे, जिसका गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में अंत में आएगा। 2 गुने 5 आएगा अंत में। आपको मैंने जैसे ये निकाल के दिखा दिया है कि अगर हम 10 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुने 5 आता है। 20 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 5 आएगा। अगर इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 2 5 है। अगर हम 40 का निकालेंगे तो 2 गुने 5 आ रहा है। तो ऐसा अगर हम निकाल रहे हैं तो ऐसी संख्याएं क्या हो जाएगी, ऐसी संख्याएं क्या होगी, तो ये संख्याएं जिसके लास्ट में ये 0 से समाप्त हो रही है, ये क्या हो रही है, लास्ट में 0 से समाप्त हो रही है। अंत में लगभग ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि 2 और 5 आता है। 2 और 5 आ रहा है। तो 2 और 5 जब इसके लास्ट में नहीं है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 2 5 नहीं है, 3 है, तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अगर यहाँ साफ लिख दिया गया है कि जब कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके गुणनखंड 2 गुने 5 n होते हैं, अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो मतलब क्या हुआ कि 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। चलते हैं अब अगला छठे सवाल की तरफ। आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या है, तो सवाल नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुने 5 गुने 13 प्लस 13। ये सवाल पे गौर कीजिएगा। 7 गुने 11 गुने 5 गुने 13 क्या है, 7 गुने 11 गुने 5 गुने 13। 7 11 13, सॉरी बार बार 5 कहला जा रहा है। 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। और दूसरा है हमारे पास 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। अब इस वाली संख्या को हम a मान लेंगे और इसको हम b मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक को हम a मान लेंगे, एक को b मान लेंगे, क्योंकि 2 बार इसे हमें सॉल्व करना होगा, एक बार में हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो 2 बार इसे सॉल्व करना है, इसलिए हमें एक को क्या मान लिया, a मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया, b मान लिया। आइए पहले हम a को हल करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हल के आगे लिखेंगे माना a बराबर हमारे पास क्या है, तो 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। अब यहाँ देखिएगा ये प्लस में है, क्या है, ये प्लस में है। अगर इस दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं 13 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हमारे पास बचेगा, ये 7 बचेगा गुने 11 बचेगा। 13 तो हम बाहर ले चुके हैं, तो अगर चाहें तो आप गुना में 1 दे सकते हैं, नहीं देंगे गुना में 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्लस का तो 1 हमें देना ही होगा, हम गुना में 1 दे सकते हैं। अगर आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप दे लेंगे। यहाँ 13 से यहाँ निकल गया तो गुने 1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो ये भी निकल गया बाहर तो ये भी 1 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है, तो 13 ये हो गया, 11 सत्ते 77, 77 में 1 आई 77, तो 77 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 13 और गुने 77 1 78। अब बात क्या हमसे पूछ रहा था कि व्याख्या कीजिए कि ये एक अभाज्य संख्या है और क्यों है, ये क्यों अभाज्य संख्या है। कह रहा है कि ये अभाज्य संख्या है, वो कह रहा है आपको कि ये अभाज्य संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या क्यों है, तो हमें ये भी लिखना होगा कि ये एक अभाज्य संख्या क्यों है। तो यहां हम लिखेंगे कि अतः यह एक, सॉरी अभाज्य नहीं है, भाज्य, यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है, यानी भाज्य संख्या, यानी भाज्य गुणनखंड हम से कह सकते हैं, भाज्य संख्या है। संख्या पूछा है इसलिए संख्या आप देंगे, अगर गुणनखंड पूछा होगा तो गुणनखंड देंगे। तो यहाँ क्या है कि माना अतः यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में से एक को छोड़ दिया जाए, एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड ये स्पष्ट हो गया।
क्या कह रहा है, अब यहाँ कह रहा है कि एक को छोड़कर अगर हम इसमें से एक को हटा दें तो 77 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, भाज्य गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो कह रहा है कि अगर इसमें से हम एक को छोड़ देंगे, एक को इसमें से हटा देंगे इसके भाज्य गुणनखंड में से, यानी इसके में से एक को हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों क्या हो जाएगा, तो दोनों भाज्य गुणनखंड हो जाएगा। मतलब अभाज्य है, इसमें अभाज्य देख लेंगे कौन है, 13 भाज्य है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, एक को हटा देंगे तो हमारे पास 12 हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, भाज्य गुणनखंड होगा। अब इसी तरीके से हम बी का भी सवाल ले लेते हैं। अगला हमारे पास है कि माना बी बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 अजोड़ 5 ये दिया हुआ है। इसमें से भी हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 5 दिख रहा है, 2 5 है तो हम 1 5 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। हमारे पास क्या बचेगा, तो 7 गुने 6 गुने, इसका आप चाहें तो 1 दे सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी, 4 इंटू 3 गुने 2 गुने 1 अजोड़ 1। अब सबको गुना कर दें तो यहाँ हो जाएगा 5 गुने गुना कर लेंगे, क्या जाएगा, तो 7 छक 42, 42 को 4 से गुना करेंगे, 42 को 4 से तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, फिर इसको 3 से गुना करेंगे, 8 8 23 24, 24 का 4 हासिल 2, 6 12 36 18 19 20, 20 का 0 हासिल 2, 3 1 3 2 5। उसके बाद फिर इसको 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करें तो 5 दूनी 4 दूनी 8 0 5 दूनी 10 और ये क्या आ गया हमारे पास, तो 1008 आप +1 आ जाएगा। तब हम इसका क्या ले लेंगे, तब हम यहाँ ले सकते हैं 5, ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा 1009। क्या है हमारे पास, 5 गुने 1009, 5 गुने 1009 हमारे पास आया है। अब हमारे पास क्या करना है, इसमें भी आपको ये बताना है कि क्या ये अभाज्य यानी क्या ये भाज्य संख्या है, तो यह भी एक भाज्य संख्या है। इसमें भी सेम चीजें होंगी, इसमें भी क्या हो जाएगा, अतः यह एक भाज्य संख्या है। अतः ये क्या है, तो अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ लिखा, अतः यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्योंकि इसके सेम उतार देंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड में से एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड भाज्य है। सेम चीजें उतार देंगे, ये सेम चीजें होगा इसमें। तो ये हमारा सवाल नंबर 6 भी अब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब तक हमारा क्या हो गया, सवाल नंबर 6 यानी 1 2 3 4 5 6 सारे सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक सवाल बाकी है, सवाल नंबर 7, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। और कल जो होगी, कल से आपका रिवाइज क्लास चलेगा 1.1 और 1.2। जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा वैसे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। आइए अब सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कहा क्या जा रहा है, तो कोई एक खेल है और कोई खेल का मैदान है और उस खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पथ कैसा होगा, वृत्ताकार पथ होगा, गौर से ध्यान दीजिएगा, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है। मतलब मान लेते हैं, यहां से प्रारंभ करते हैं, ये होगी सोनिया, और इसका समय कितना लेता है, 18 मिनट। कितना ले रही है, 18 मिनट। जबकि रवि 12 मिनट लेता है। और यहीं पर क्या है, यहीं पर एक रवि भी है और रवि कितना लेता है, 12 मिनट। रवि कितना ले रहा है, 12 मिनट। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पे पहुंचेंगे। कह रहा है कि दोनों का समय अलग अलग है और वो यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं और यहाँ से चल करके वो यहाँ कितने समय में पहुंचेंगे। दोनों की बात हो रही है, एक कम समय ले रहा है और एक अधिक समय ले रहा है। तो कह रहा है कि क्या करेंगे, कितने समय बाद यहाँ अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। आइए सवाल को पहले बनाने की कोशिश करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल के अनुसार हम यहाँ लिखेंगे, पहले हल लिखेंगे। और हल क्या है, तो सबसे पहले हम हल में लिखेंगे कि सोनिया यानी एक वृत्ताकार, यहाँ पे क्या है, एक चक्कर में सोनिया यानी एक चक्कर लगाने में सोनिया कितना मिनट ले रही है, 18 मिनट। यहाँ लेंगे, दिया गया है
क्या दिया गया है हमें? तो हमें दिया गया है एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है। इसको मैं मिटा दे रही हूं, इसका आप कोई काम नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिखी थी। मिनट लेती है। तथा रवि एक चक्कर, मैदान का चक्कर, एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये चीज हमें दी गई है। क्या दिया गया है? तो एक चक्कर लगाने में सोनिया कितना मिनट लेती है, तो एक चक्कर लगाने में सोनिया कितना मिनट ले रही है, तो 18 मिनट ले रही है। और एक चक्कर लगाने में रवि कितना मिनट ले रहा है, तो एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट ले रहा है। अब हम चलते हैं कि ये दोनों एक ही स्थान पर, यानी वे दोनों एक ही स्थान पर कब पहुंचेंगे। तो अब यहाँ हम लिखेंगे कि वे दोनों एक ही स्थान पर पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे? तो इसके लिए हम निकालेंगे LCM। याद है LCM हमारा क्या है? तो 18 और 12 ये LCM हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या, ये दो संख्या दी हुई है, ये इसका अगर LCM आपके सामने आ जाता है तब क्या होगा, इसका LCM आ जाएगा तो वो समय क्लियर आपको हो जाएगा कि वो कितने समय में पहुंच रही है। या तो हम नॉर्मल LCM निकालें, या हम निकाल लेंगे जैसे हमारे पास 18 है, जैसा आप ये पढ़ा होगा 18 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं 18 का, तो वो 2 9 18, उसके बाद है 3 तिहाई 9, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 3 आ रहा है। उसके बाद 12 का हम ले लेते हैं, 12 का ले लेंगे तो 2 छक 12 और 2 तिहाई 6, तो अब 12 का कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 3, ये हमारा LCM हो गया है। मतलब ये हमने क्या निकाल लिया, तो इसका गुणनखंड निकाल लिया। अब इसको घेरा लगा दीजिए ऐसे, तो HCF हमारा निकल जाएगा। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 3, बड़ा लिख दूँ थोड़ा, 2 गुने 3 बराबर 6 आ जाता है। अब हमें क्या निकालना है, तो LCM निकालना है। तो LCM हमारा क्या होता है, जैसा कि फॉर्मूला आपको कल लिखा दिया गया था, LCM बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल आप लिखेंगे यहाँ बटा HCF। दोनों संख्या हमारी क्या है, तो 12 गुने 18 बटा कितना है 6, तो 6 दूनी 12, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18 दूना 36, क्या हो जाएगा 18 दूना 36। तो LCM बराबर कितना आ जाएगा 36 मिनट, क्या आ जाएगा 36 मिनट। और यही 36 मिनट क्या हो जाएगा, हमारा समय हो जाएगा। और 36 मिनट के बाद वो दोनों क्या करेंगे कि एक ही स्थान पर पहुंचेंगे, अपने प्रारंभिक स्थान पर क्या पहुंचेंगे, तो 36 मिनट बाद दोनों क्या पहुंचेंगे, अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। तो ये हमारा सवाल जो है, ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। कौन सा चैप्टर, तो 1.2 चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। और जो मैंने आपसे वादा किया है कि कल आपका जो सवाल है वो 1.1 और 1.2 दोनों का रिवाइज क्लास होगा। रिवाइज क्लास में इन सवालों को रिवाइज नहीं करवाया जाएगा। सवाल वो होंगे जो आपके यानी 10th क्लास में पीछे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज से लेकर के कभी, यानी 2010, 11, 12, 9 सभी में जो पूछे गए हैं, उनमें से 2023 तक के बीच के जो भी क्वेश्चंस बनते होंगे उन सभी क्वेश्चंस को 1 या 2 वीडियो में आपके लिए कंप्लीट करवाया जाएगा। इसलिए आप एकदम धैर्य बना करके रखें और मेरे साथ लगातार जुड़े रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, कुछ समझ में आता है, कुछ आपका इससे बेनिफिट होता है, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको कल के एक नए क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप अपना ऊर्जा बनाए रखें।